हेलो एवरीवन। न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ आप सबका क्लास में वेलकम है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंड सेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं, क्योंकि आज करने वाले हैं हम बायोलॉजी का यूनिट 9 एंड 10। ओवरऑल 6 चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेंथी लगते हैं बोलने में, बट इतने लेंथी नहीं है, इजी है, आराम से आप इनको कवर कर लोगे। तो चलिए बात करते हैं यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज पढ़नी है तो उसका मीनिंग मेकिंग बनना है, राइट। सो चलिए बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इजीली आपके फिनिश हो जाएंगे, कोई डाउट भी नहीं रहेगा और हम हर चीज को हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं सोच रही थी जैसे कि कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, राइट। कंप्लीट केमिस्ट्री हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड पहले मैंने बोला था कि फ्राइडे को मैं कोई क्लास नहीं लूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि लेटेस्ट पेपर आपको बायोलॉजी का हम डिस्कस कर लेते हैं वहां पे। तो ये सबके लिए ठीक रहेगा। एक पेपर ज्यादा पूरी पूरी बड़ी क्लास नहीं लेंगे, पर एक पेपर डिस्कस कर लेंगे बायो का। इट इज ओके फॉर यू या आप सबको छुट्टी चाहिए? जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, कि बायोलॉजी का एक लेक्चर डिस्कस कर ले, या आप अपना तैयारी करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं क्लास लगे तो प्लीज से यस, अगर चाहते हैं कि अपने स्टडी करना है तो से नो। उस हिसाब से ओके कर लेंगे, ठीक है। पूरा टाइम नहीं लेंगे क्लास, पर एक लेक्चर मतलब एक क्वेश्चन पेपर कर लेंगे जो कि आपको ही फायदा देगा। उसमें हम पूरे ओवरऑल आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट रिवीजन टाइप। ओवरऑल क्वेश्चन जो टॉपिक लगेगा कि इसका है, उसके एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेंगे और चीजें डिस्कस करेंगे। ऐसे आपके कंप्लीट टॉपिक हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक पेपर कर लेंगे लेटेस्ट वाला। चलिए तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत डीप नहीं जाना है ये टॉपिक पे। ये देखो, जो 9th यूनिट है ये बड़ा ही डीप टॉपिक है, मतलब काफी ज्यादा इसके बारे में कंसेप्ट्स आते हैं। तो चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसर्स। और ये हमारे क्लास 11 ले लो, क्लास 12 ले लो, डिफरेंट ही ब्रांच आ जाती है। तो ये थोड़ा टिपिकल भी लगता है, बट हमें इसके थोड़े बेसिक चीजें पढ़नी है। तो बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बायो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को जोड़ा है वो आएगी बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियर क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करते हैं। जीन्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले को हम बोलते हैं, मतलब कंसेप्ट में आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन क्या है? डीएनए आरएनए, उनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन, उनमें चेंजेस, वो सारे हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आ जाते हैं। आपको ये जो टर्म्स ही है ना, ये याद रखनी है। बाकी अगर कभी इसका बहुत डीप कंसेप्ट आता है, मतलब कोई क्वेश्चन आता है, तो या तो बहुत डीप आएगा या तो इसी से आ जाएगा। पर आज तक कोई ऐसा बहुत डीप क्वेश्चन देखा नहीं गया था। बाकी आपकी किस्मत है कि अगर आ ही जाए, पर इतना आया नहीं है, तो हम इसके मेन मेन चीजें ही पढ़ेंगे। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन द माइक्रोबियल कंटेमिनेंट फ्री स्टेराइल एबिनेंट केमिकल इंजीनियरिंग यूज करेंगे। मतलब हम ओनली डिजायर मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे, क्लॉटिंग करेंगे उसकी, मतलब प्रोडक्ट, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हार्मोन, वैक्सीन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबायोटिक, एंजाइम, ये सब चीजें बनी। अब टूल्स की बात करें, ठीक है। अब हमने बात कर ली, अब क्या क्या उसमें स्टेप होंगे। देखो, पहले होगा रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। आपने क्या करनी है? मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या क्या चीजें करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड एंडोनिक एंजाइम्स होंगे, क्लोनिंग व्हीकल होगा, कंप्लीमेंट्री होस्ट होंगे, डीएनए लाइगेज होगा एंड एल्केलाइन फॉस्फेट होगा। रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम ये आता है कि जब आप, जैसे कि ब्रेक डाउन करना है, माना आपने डीएनए को, तो अब हर कहीं से थोड़ी ना करेंगे, आप पर्टिकुलर एक साइड ढूंढेंगे, वहां से कर सकते हैं। अगर आप बीच से कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एंडो, मतलब एंड, मतलब क्या आ जाता है इसमें, क्या नाम है,
एंडोन्यूक्लियस। और अगर बाद में साइड का हम लेते हैं तो एक्सोन्यूक्लियस आ जाता है। तो रेस्ट्रिक्टेड साइट मतलब ऐसे साइट जहां पे हम चूज करेंगे कि हमने क्या चीज ब्रेक डाउन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो ये याद रखना है। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर साइट से होगा। तो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस यूज किया गया था वो आ जाता है आपका हिंद 2। क्या आ जाता है फर्स्ट, रिपीट, देखो मेरे साथ बोलोगे तो चीजें याद हो जाएंगी आपको। हिंद 2 आ जाता है, राइट। नाउ याद रखिएगा दोनों चीजों को। और आपको पता है कि एडेनिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ये कॉम्बिनेशन में रहता है, जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। और ये चीज तो आपने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ी भी है कि क्या है, राइट। और फ्रेगमेंट में बंटेगा और उसको मतलब सेपरेट किया जाएगा उस फ्रेगमेंट को स्पेसिफिक टेक्निक से, जो आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या आएगा, हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग किया, एक साइड से चूज किया, और उसको अलग करने के मेथड में हम आ जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल का यूज किया जाएगा और इलेक्ट्रिक कंसेप्ट। अब ब्रेक डाउन कर दिया, साइट हमने चूज कर ली। अब जैसे कि माना ये पूरा डीएनए है, आपने ये साइट चूज कर ली, तोड़ दिया। अब इसमें फिर से ऐड ऑन करना है, आपने मॉडिफाई वर्जन ऐड ऑन करना है। तो वो क्योंकि उसको एक सर्कल ये पूरा कंप्लीट करना है, तो उसे हम बोल देंगे क्लोनिंग वेक्टर। और इसमें मेनली हम प्रोकैरियोट्स को चूज करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। उसी और जो छोटा सेगमेंट होता है उसे हम जो राउंड शेप में होता है वो प्लाज्मिड है। आपने चूज किया, ये साइट खराब है, फिर उसकी जगह आपने मॉडिफाई वर्जन डाल दिया। मॉडिफाई वर्जन के बाद पहले इसको मिलाने की कोशिश की और उसके बाद फिर वो अगले स्टेप में गया। ठीक है, राइट। The following feature that is required to facilitate the cloning in a vector। सबसे पहले origin of your application, replication होता है डीएनए का टूटना। फिर क्लोनिंग में हमने सिलेक्टेबल मार्कर चूज किया। ठीक है, ये आ जाता है, ये याद रखना है। क्लोनिंग साइट जहां से हमने चेंज करना है, बस ये स्टेप याद रखने हैं। बाकी क्या क्या लिखा है इनमें इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको। ठीक है, जो मेन मेन सी चीजें हैं वही पढ़नी है। नाउ वेक्टर फॉर ए क्लोनिंग जीव प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों में होता है, और इसे फिर मॉडिफाई करके हम प्लांट्स एंड एनिमल में इंसर्ट करवाते हैं। फिर आता है कंप्लीमेंट होस्ट, रिकम्बिनेंट डीएनए। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन से पास तो नहीं होगा। फोर्स मतलब इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया अप टू प्लाज्मिड। और मोस्ट जो स्टडी की जाती है वो एस्चर कोलाई में की जाती है, और एस्चर कोलाई है वो है हमें बीमारी करता है, पेट की रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज करता है। तो सबसे ज्यादा इसी की स्टडी हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर डीएनए लाइगेज आता है। लाइगेज का मतलब है फॉर्म डाइजेस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, लिंक करता है ये। ठीक है, ये याद रखना है, क्या करता है, ये लिंकेज में रोल प्ले करता है। किस में रोल प्ले करता है, लिंकेज में रोल प्ले करता है। फिर एल्कलाइन फॉस्फेट यूज टू चेक अनडिजायर्ड सेल्फ लाइगेशन। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में ये रोल प्ले करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये स्टेप हो गए। अब फिर से अपने ऊपर जाना है, मतलब चार्ट को देखना है, रेस्ट फिर रिवाइज करना है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है, 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 बस इससे ज्यादा आपको जाना ही नहीं है इसके बारे में। साइंटिस्ट के नाम भी पूछे नहीं गए हैं इसमें। नाउ प्रोसेस टेक्निक ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, वेरियस स्टेप होते हैं। अब आता है सबसे पहले हाउ टू आइसोलेट। आइसोलेट मतलब अलग कैसे किया जाए। स्पेसिफिक एंजाइम से हम ट्रीट मतलब करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, लाइजोसोम बैक्टीरिया, सेल्यूलोज प्लांट सेल, काइटिनस फंगस, ब्रेक डाउन करेंगे इन यूकैरियोटिक में
एडिशन प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय एंजाइम के थ्रू, क्योंकि जो यूकैरियोटिक है उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो अगर उसमें मॉडिफाई करना है तो हमें ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर आता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब एग्रोस जेल यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया। फिर आता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? साउंड को बढ़ना, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन आ गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें पॉलीमरेज मतलब रिएक्शन बढ़ रहा है, ये याद रखना है। क्या हो रहा है? रिएक्शन का स्टेप इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या इसके अंदर बोला गया है, ठीक है, राइट। सो नाउ अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एम्पलीफिकेशन और इसके बारे में कैरी मोलिस ने इसके बारे में बात की थी। फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है हाउ टू ऑब्टेन फॉरिजन जीन प्रोडक्ट। तो अब फॉरिजन जीन प्रोडक्ट होगा वो बायो, मतलब जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं वो तो इजी है, जब लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो बायो रिएक्टर नीडेड होगा, जिसमें 100 to 1000 लीटर कल्चर हम कर सकते हैं एक साथ। और आज की दुनिया में ये टेक्निक काफी ज्यादा नर्चर हो रही है, डाउन स्ट्रीमिंग की जाती है। सेपरेट एंड प्योरिफाइड स्टेप collectively called a downstreaming process। बस ये याद रखिएगा। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो काफी 2-4 क्वेश्चन तो काफी डिफरेंट पूछे गए हैं, जैसे हरविन खुराना ये और चैप्टर से है, जंपिंग जीन ये किसी और चैप्टर से है, ये भी थोड़ा इससे रिलेटेड भी औरों से भी है, ये भी इसमें ये सारी चीजें ना इस चैप्टर में भी है और चैप्टर्स में भी हैं। तो ऐसे करके देखो ये चीजें भी सारे चैप्टर्स में, पहले वाले चैप्टर्स में भी हैं। बस ये रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये चीजें थोड़ी सी नई हैं, तो ये याद रखिएगा। देखो इसमें से 4-5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो और चैप्टर्स में भी इंक्लूडेड हैं, कोई अलग चीज नहीं पूछी गई है, और चीजों में भी ये चीजें हैं, तो वैसे ही आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है, राइट। तो ये जो हरविन खुराना और में भी है, तो ये एक बार इनको गो थ्रू, क्वेश्चंस को गो थ्रू हो लेना, क्योंकि जो पॉइंट है वो मैंने लिख ही लिए हैं, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ी थोड़ी इनकी। सो ये देख सकते हैं 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना जून में ना दिसंबर में, तो ये भी देख लीजिएगा। नाउ गोइंग टू क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और बाकी जो मैंने हेडिंग वाले पॉइंट बताए ना वो याद रख लेना, बाकी इस पे नहीं जाना है। अब आता है बायोटेक्नोलॉजी की हमारी दुनिया में यूजेस, तो चलिए देखते हैं। देखो रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड है, ग्रीन एग्रीकल्चर से है, व्हाइट मतलब ये है फर्मेंटेशन से, ब्लू आ जाती है मैराइन से। अब आता है एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में, अच्छा बताओ मुझे ओरिजा सेटिवा किसकी वैरायटी है? ओरेजा सेटिवा किसकी वैरायटी है? व्हीट, ब्रासिका, राइस, राई, राइस की, हाँ ये सिंपल पूछा था मैंने, राइस की है। किस विटामिन से रिच रहता है? किस विटामिन से रिच रहता है? राइट। और इसमें पाई जाती है बीटा कैरोटीन। ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। तो जेनेटिक मॉडिफाई किया गया एग्रीकल्चर में, ताकि हमें ऐसे प्लांट मिल सके जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, उनमें कोल्ड का, ड्राउट का, सॉल्ट का, हीट का कोई फर्क ना पड़े, और वो लॉन्ग रन चल सके। तो क्योंकि मेन है माल न्यूट्रिशन से बहुत सारे लोग जूझ रहे थे, मतलब माल न्यूट्रिशन होता है, खा तो रहे हैं पर उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, क्योंकि जो चीज हम उगा रहे हैं उसमें पहले तो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, केमिकल के बाद उसमें हमें उतनी न्यूट्रिशन मिल नहीं रही है, तो हम ऐसे प्लांट को उगाएं जिससे न्यूट्रिशन ज्यादा मिल सके। सो राइट। और सबसे पहले पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना था बीटी कॉटन। बीटी मतलब बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस, ये स्टेन हुआ था, और किस प्लांट के बारे में? बेटल के लिए, सॉरी कॉटन के लिए, ठीक है। और ये चीज याद रखना,
बीटी मतलब बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस, एक स्टेन तैयार किया पेस्ट रेजिस्टेंस से, जो कि कॉटन के प्लांट में इंजेक्ट करवाया, जिससे कि कॉटन में कोई पेस्टिसाइड नहीं लगते। ये किल द सर्टेन इंसेक्ट लाइक लेपिडोस्पेट्रन, बेटल्स से बचाएगा, फ्लाइज एंड मॉस्किटो से बचाएगा। मतलब अगर कोई इस पे अटैक भी करता है तो इसको कोई असर नहीं होगा, या तो पहले आएगा ही नहीं क्योंकि ऐसे स्मेल स्मूथ छोड़ेगा, या टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसकी वजह से वो पास आएंगे नहीं, आएंगे तो हो सकता है वो ग्रो ही ना करे। तो ये चीज आ जाती है। ठीक है, जो टॉक्सिन कोडेड बना था वो कराई था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राई 1AC, क्राई 2AB, अलग अलग फॉर्म है, बहुत डीप भी है इनका, बट इतना नहीं याद रखना। जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट से बचाने के लिए। ठीक है, तो जिसमें कि आरएनए की इंटरफेरेंस की जाती है। ठीक है, ऐसे कॉटन का प्लांट में भी देखा हो किसी ने। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बहुत सारी, जैसे एडिबल वैक्सीन की बात करें। अच्छा, वैक्सीन किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए? वैक्सीन किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है? राइट, किसके लिए की जाती है? वायरस के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। राइट, वैक्सीन ऑफ कॉमन यूज आर यूजली प्रोड्यूस्ड बाय द सेल कल्चर ऑफ एनिमल। एडवांटेज की बात करें, नो स्टोरेज प्रॉब्लम, इजी टू डिलीवरी रहता है, चीप अल्टरनेटिव है। बाकी बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन, इंसुलिन बीटा सेल इस्थेमस ऑफ लैगरकुहन से रिलीज होता है, एंड शार्पर एंड सेफर ने सजेस्ट किया था कि जब इस मतलब पैनक्रियास के सेल होते हैं इसलेट टाइप के, मतलब उनमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तब ये होता है। ठीक है, और टू चेन ऑफ इंसुलिन इंट्रोड्यूस द दैम प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। और जो हमें मिल बना, जो इंसुलिन का प्रोडक्ट जो यूज किया गया वो है ह्यूमिलोक, मोर एक्सेंसिव, मतलब आर्टिफिशियल इंसुलिन बोल सकते हैं, ह्यूमिलोक, ये वर्ड याद रखिएगा, ये आ सकता है। फिर बात करें जीन थेरेपी, अब जीन को मॉडिफाई करके इससे थेरेपियां, मतलब बीमारी का इलाज करने के लिए भी इसका यूज किया जाने लगा। जीन थेरेपी इज ए रिप्लेस बाय फॉल्टी जीन बाय द नॉर्मल हेल्दी फंक्शन जी। तो जर्म लाइन थेरेपी, एक आती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन में आता है मॉडिफिकेशन होती है जर्म्स की, मतलब देखो जीन थेरेपी होती है, कुछ बीमारियां होती है इनहेरिटेबल होती हैं, मतलब हेरिटेबल मतलब पेरेंट्स से आती हैं, तो उनको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक किया जाता है, वो आ जाती है जीन लाइन। और सोमैटिक मतलब कोई सेल, जैसे कि SCID, सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो होती है मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, मेन जैसे कि ADH, एडिनोसिन डाइ मतलब उसकी डेफिशिएंसी से, तो उसमें क्या किया जाता है, टू मेथड, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, या एंजाइम ट्रांस रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। और क्लिनिकल जो हम बात करें, ट्रायल ऑफ डिजीज बीइंग कंसीडर सोमैटिक सेल थेरेपी किस किस के लिए अवेलेबल है? कैंसर के लिए, फाइब्रोसिस के लिए, ल्यूकेमिया, एड्स, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हैं, इनके लिए जीन थेरेपी यूज की जाती है। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अच्छा एलिसा, मतलब एलिसा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, किस बीमारी के चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है? राइट, एड्स के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? राइट, टाइफॉइड के लिए। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बहुत सारी बीमारियों को चेक करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि एलिसा। ठीक है, फिर आते हैं DNA प्रोब। प्रोब का मतलब है स्मॉल सेगमेंट, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है DNA मॉलिक्यूल का, आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है। नाउ अब एथिकल इश्यू की बात करें,
कि बायोटेक्नोलॉजी अब कर रहे हैं, तो एथिकल इशू ये आ सकते हैं, जैसे बायो पेटेंट, किसी ने कोई चीज बनाई तो वो अपने नाम का पेटेंट ले लेता है। पेटेंट पेटेंट का मतलब होता है कि कोई इसे बेच नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली एक दवाई बनने के लिए काफी ज्यादा खर्चा आता है। ऐसा नहीं कि इतना इजी नहीं होता कि हो गया बन गया, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एक मेडिसिन को बनाना। तो बायो पेटेंट पेटेंट मतलब अपने लिए होता है और हर जगह अलग अलग मिलता है, मतलब सबको राइट होता है इसका। और कई पेटेंट नहीं लेते कि चलो फ्री, तो वो दवाइयां जेनरिक दवाइयों में आती हैं जो कि थोड़ी सस्ते प्राइस में मिलती हैं, क्योंकि उसे कोई भी कंपनी बना सकती है। जब कोई भी कंपनी बना सकती है तो उनका ये भी रहता है, मे भी कोई कंपनी कोई एक आधा स्टेप मिस कर दे, क्योंकि वो एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्योंकि दवाइयों में एक स्टेप भी आगे पीछे हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो वो चीज चेक की जाती है। बायो एथिक्स मतलब कम्युनिटी कंसिडर, मतलब एथिक रूल बनाए जाते हैं कि ये चीज फॉलो होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो। बायो पैरेसी, बायो मतलब आपको राइट वो भी हो सकता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स कोई आयुर्वेद का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी वो राइट होगा कि आप भी वो कर सकते हैं, वो बायो पायरेसी के अंदर आता है। नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल, डीएनए में मैनिपुलेशन करके ट्रांसजेनिक एनिमल भी बनाए। ट्रांस मतलब मॉडिफाई, ट्रांस मतलब चेंज, जीन में चेंज, किसके, एनिमल्स के, मॉडिफाई करके। अब देखो एप्लीकेशन जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन। अच्छा मुझे बताओ, जो आर्टिफिशियल तरीके से हमने तैयार की थी ह्यूमन इंसुलिन, उसका क्या नाम था? वो क्वेश्चन मैंने पता नहीं कहीं देखा था, पर आया जरूर आया था कहीं पे। ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक है। अब देखो मेडिकल एप्लीकेशन, जैसे कि ह्यूमन की ह्यूमन ग्रोथ है, कैल्सिटोनिन ट्रीटमेंट ऑफ रिकेटस, क्रोनिक गोनोरोइटोफिन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। अच्छा मुझे बताओ, इनफर्टिलिटी के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल रहता है? इनफर्टिलिटी के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? राइट, विटामिन ई। सो ये याद रख सकते हैं। जो हीमोफीलिया ब्रीडर डिजीज थी उसको भी करेक्ट किया जाता है इससे। अब ये देखो माइक्रोब्स, इशिया प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस। मतलब अगर आपको इसको थोड़ा डीप पढ़ना हो तो आप थोड़ा डीप क्या, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा हो सकता है, आ सकता है, वैसे इससे अभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये चीज मैंने ऐड ऑन की थी ताकि आ, कोई कमी ना, मतलब कोई पॉइंट मिस ना हो। तो बीटी कॉटन बेस्ट रजिस्टर है। फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। गोल्डन राइस एक आयरन रिच रहता है। कैटल थेरेपी ह्यूमन प्रोटीन मिल्क। पिग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये याद रख सकते हैं। ये चीजें आती हैं थोड़ी डिटेल में है। बाकी देखो ओकेजी फ्रेगमेंट, देखो ये पुराने दूसरे चैप्टर स्टैक। देखो इस चैप्टर के ना क्वेश्चन थोड़े से मिक्स हो गए हैं दोनों चैप्टर्स के। वो इसलिए क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करना, जब स्टार्टिंग में बनाया था तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था कि थोड़े से क्वेश्चन किसके अंदर आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें दोनों में थी, तो मिक्स जैसे क्वेश्चन आ गया, तो आप क्वेश्चन को पहचान लेना कि क्या क्या है। ठीक है, ये मतलब जीएम क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड बीटी कॉटन किस रेजिस्टेंस है। ऐसे 10 12 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने देखे ये कुछ कॉमन क्वेश्चन भी हैं। या तो आया है कोई एक दो क्वेश्चन वो काफी डीप आया है, तो बाकी नहीं। बस इसमें याद रखिएगा इंसुलिन जो मैंने बताया, बीटी कॉटन, एम्पलीफिकेशन, पीसीआर टेक्निक किसने दी थी, और बस ये चीजें 4 5 7 चीजें इसमें याद रखनी है। एक बार क्लास के बाद रीड आउट करोगे तो माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ तो होता है आपका ये यूनिट फिनिश। राइट नाउ अब हम करेंगे 10th यूनिट, काफी जल्दी फिनिश हो गया हमारा। वैसे भी ये हमने लॉन्ग रन क्लास में भी हमने ये फटाफट ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इससे इतना ही आता है। बाकी हाँ, अगर आप टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो स्टिल आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसे इसकी इतनी ज्यादा पढ़ने का, बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब आ जाता है हमारे पास यूनिट 10 इकोलॉजी। इसमें 4 चैप्टर आते हैं, बड़े जनरल टॉपिक हैं, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सो मुझे बताएंगे एडिपिक फैक्टर किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से, सॉइल से, वाटर से, एयर से? सॉइल। राइट, एडिपिक फैक्टर सॉइल से रिलेटेड है। इसमें 4 चैप्टर आते हैं। पहले हमारा 3rd चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म आता है जब जो ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसमें सारी चीजें अरेंज है। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो पहले एटम, मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर सेल। फिर सेल के बाद लिविंग की स्टार्ट होती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इस पूरे यूनिट में ना 5-6 साइंटिस्ट के नेम होंगे, उनको नोट डाउन कर लेना। उससे क्वेश्चन आता है और उसमें हम इतना कंफ्यूज होते हैं। टर्म इकोलॉजी, टर्म इकोसिस्टम, डिफाइनिंग, यही क्वेश्चंस में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो जो कि हमें ध्यान में रखना है। राइट। और पहले बता दूं, जैसे कि पहले चलो, कल आपका पूरी केमिस्ट्री, ओवरऑल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। मतलब एक हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे एंड साथ में आपका देखो मेन टॉपिक्स तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब आएंगे हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि हम कल हाफ 1 आवर में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा उनको। और उसके बाद आपका एक पेपर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? लेटेस्ट पेपर जो भी होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए अवेयर है ना, यानी आप सोचना आज क्लास लगा ली, बायो छोड़ दो, बायो नहीं पढ़नी है इसके बाद। अब आज की क्लास के बाद कल तक आप सोचना सिर्फ एक दिन है, जितना केमिस्ट्री का पढ़ सकते हैं उतना आपको पढ़ लेना है, बाकी छोड़ दो, ठीक है? कि क्या है क्या नहीं है, बाकी चीजें आपको छोड़ देनी है, बस सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करना है। फिर कल केमिस्ट्री फिनिश, फिर केमिस्ट्री टच नहीं करने हैं, फिर बायो पकड़नी है, ठीक है? ये सोच के चलना, इस तरीके से पढ़ना कल का, यानी कल लास्ट डे है और उसके बाद परसों बायो, और थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो साइकोलॉजी पढ़ लेना। उस तरीके से अपना टाइम बांटो। राइट। सो राइट, चलिए अब इकोलॉजिकल हायरार्की, हायरार्की आते हैं स्टेप। तो पहले ऑर्गेनिज्म आया, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप को पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी स्पीसीज अलग अलग होती है, बायोटिक कम्युनिटी, लिविंग, इकोसिस्टम में आपकी सारी चीजें आ गई। बायोम का वर्ड आता है तो बायोम याद रखिएगा, लार्जर रीजन ऑफ ए सब कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर, ये बायोसिस्टम। बायोस्फीयर आ गया मतलब सारी चीजें। अब फैक्टर्स आते हैं इकोलॉजिकल, एक बायोटिक एक एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में आगे आपके क्लाइमेटिक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो क्लाइमेटिक, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर, एटमॉस्फेयर गैसेस। एडिपिक फैक्टर सॉइल। याद रखिएगा जो भी आपके रीजन है कि आप एक और चीज कि ऐसा मौसम है हम नहीं पढ़ पा रहे, ये 2-3 दिन है, ठीक है? लगा लो अपनी जान, फिर मैं भी नहीं बोलूंगी कि पढ़ो आप ये करो, ठीक है? कल के लिए केमिस्ट्री का दिन रख लो, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो राइट, बायोटिक फैक्टर में आ गया आपके एनिमल एंड प्लांट। अच्छा मुझे बताना है जैसे कि कुछ प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई क्या है। प्लांट जो सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ओ सॉरी पता नहीं क्या था, आप पहले मैसेज कर देते ना तो मैं आपको कर देती शेयर, आपने किया ही नहीं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, एक सेकेंड मैं अभी ओपन कर देती हूँ, ये देखो इसमें है इंपॉर्टेंट डेज। बायो की बोले थे ना, शो होगी ये वाली है ना, तो ये पीडीएफ है जिसमें इंपॉर्टेंट डेज बायो के हैं और उसकी स्टडीज वगैरह, फेमस बुक्स वगैरह सारी चीजें हैं। ये मैं आपको
शेयर कर दूंगी। ठीक है, इनफैक्ट अभी याद आया है तो अभी ही शेयर कर देती हूँ, ताकि फिर, ठीक है, तो सेकेंड, ठीक है, ये चीज थी, तो ये अभी ध्यान आया, तो चलो तब तक क्वेश्चन भी करते रहो साथ साथ में। ठीक है, जो पॉइंट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन को आप साथ साथ करते रहो। तो मुझे बताओ, चलो राइट आंसर हेलोफाइट्स। अब मुझे बताएंगे प्लांट जो ग्रो करते हैं आपके कहाँ पे, जो प्लांट ग्रो करते हैं आपके किसी और प्लांट के ऊपर, जैसे बेलें वगैरह, वो किसके अंदर कंसीडर की जाती हैं? हाँ, सभी चीजें हैं इसमें, साइंटिस्ट के नेम, डिस्कवरीज, एब्रीविएशन जो भी है मैंने कर दी शेयर, क्योंकि मुझे पता है फिर से कई बार स्किप हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी फॉर डिले। राइट, प्लांट जो औरों पे रहते हैं, मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, आप उस पे देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दी है, आप उस पे देख सकते हैं, आपको शो हो जाएगी थोड़ी देर में, शायद में भी सबको हो भी जाए, पर अभी फोकस कीजिए, मिल जाएगी। सो नाउ, राइट, अब एक बार देख लेते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट जो मोस्ट एबंडेंट वाटर में रहते हैं, जीरोफाइट जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। ड्राई में भी अलग अलग टाइप है, जैसे एपिमेरल बिल्कुल ड्राउट एरिया में रहते हैं, सकुलेंट मतलब एपिमल्स होते हैं जो बिल्कुल लगते भी ड्राई ड्राई से हैं, सकुलेंट होते हैं रस भरे लगते हैं, नॉन सकुलेंट टू जीरोफाइट होते हैं, जो मतलब एपिफिल फिर थोड़े से रहते हैं, बट नॉन सकुलेंट तो बिल्कुल ही ड्राई हैं सब तरीके से, 205 के नाम से बोला जाता है इसे। नाउ सोइल, सोइल कैसे बनती है? रॉक्स बड़े बड़े टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है उससे, पैडोजेनेसिस, पेडोलॉजी बोलते हैं, साइंस के मतलब सोइल की स्टडी को हम पेडोलॉजी का नाम देते हैं। अब सोइल के अलग अलग रीजन रहते हैं, जैसे कि ए सबसे टॉप मोस्ट सॉइल, इसके ऊपर है ह्यूमस, ह्यूमस में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ह्यूमस क्या है, ह्यूमस आ जाता है आपका, जैसे कि प्लांट है, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते गिरने के बाद वो जो खाद सी होती है वो ह्यूमस के अंदर हम कंसीडर करते हैं, जो कि टॉप मोस्ट लेयर में होती है, जो कि ए ऑरिजन आता है। फिर आता है ई ऑरिजन, कई जगह इसे बी में भी बी नाम से भी कंसीडर किया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आ गया एल्विलेटेड सॉइल है, फिर बी सब सॉइल, सी पेरेंटल मटेरियल, फिर आता है आर बेड रॉक, यहाँ पे पत्थर वगैरह, देखो ऐसे रीजन है, यहाँ पे पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। जैसे जैसे डाउन जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम डाउन जाते रहेंगे वैसे वैसे पत्थर मतलब स्टोन का कंटेंट बढ़ जाएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बस कहाँ पे ह्यूमस होता है ये पूछा जाता है। बाकी ये आता है कि सॉइल किस किस टाइप की, सैंडी सॉइल 80% सैंड है और 15% क्ले, हिबिस्कस, गुड़हल, मतलब ये प्लांट लगते हैं और लेस फर्टाइल है। क्ले, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, 50% क्ले एंड 50% सिल्ट। स्लिट सॉइल, ये होती है 90% सिल्ट एंड 10% सैंड, इसमें टोमेटो से रोज फर्न लगते हैं। लोमी जिसमें कि 70% सैंड एंड 30% क्ले। देखो अलग अलग टाइप की सॉइल है, उसमें थोड़ा बहुत मिक्स वगैरह कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो अलग अलग टाइप में हमने कंसीडर कर दिया। तो इसमें लगते हैं हमारे व्हीट, शुगर केन, कॉटन, वही होता है ना कि हर एरिया में एक जैसे प्लांट नहीं लगते, किसी में कैसे लगते हैं, किसी में कैसे लगते हैं। On the basis of a soil, the plant are divided into 4 ecological character. जैसे हेलोफाइट्स सलाइन वाटर में रहते हैं, पिसिडोफाइट बिल्कुल सैंडी सॉइल में रहते हैं, लिथोफाइट रॉक्स पे ग्रो करते हैं, क्राइसोफाइट आइस कोल्ड एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, ऑक्सिलोफाइट एसिडिक एरिया में, देखो सॉल्टी एरिया अलग होता है, एसिडिक एरिया होता है, सॉल्टी एसिडिक एरिया में ग्रो करने वाले
ऑक्सिलोफाइट्स, ये अलग अलग पिक्चर्स हैं। फिर आता है ओलिगोट्रॉपिक सॉइल, ये इसमें मिनरल सब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रहती है मिनरल की। यूट्रोपिक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है। अब प्लांट, जैसे आपको पता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अब प्लांट उसको कोई भी प्लांट है, मतलब प्लांट नहीं एनिमल्स की बात करें तो वो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्लांट की बात करें वो कपड़े थोड़ा ना पहनते, जानवर थोड़ा ना पहनते, तो उनकी बॉडी ही ऐसी बन जाती है कि वो हर चीज को एडप्ट कर सके। जैसे रेगुलेशन बोलते हैं, जैसे कि आगे इसमें थर्मो रेगुलेशन, जैसे कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कोई होते हैं होमोथर्मल, जिनका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोक्योथर्मल, जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। या तो वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, अल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। कन्फर्म्ड में आ गया कि एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढालना, बॉडी टेम्परेचर सब कुछ चेंज हो जाता है, ये याद रखना। बाकी माइग्रेशन आती है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से। और एक चीज ध्यान में रखना, लास्ट की क्लासेस हैं ये जरूर अटेंड करना, क्योंकि पता है क्या होगा, बात ये पहले क्लासेस लगाते थे तो आप सोचते थे पता नहीं याद रहे, मतलब लगा, मतलब चीजें आप फोकस नहीं करते थे। अब जो एंड में करवा रही हूँ ना वो आपको हमेशा याद रहेगा, और फोकसली एटलीस्ट पेपर तक तो याद रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कल केमिस्ट्री, ओवरऑल केमिस्ट्री पढ़ के आइएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर हमारा टाइम पे मतलब सिलेबस, मतलब कंसेप्ट पूरा हो गया तो हम दो, पहले मैं पूरा करवा दूंगी आपको जितने भी टॉपिक है फटाफट से। टाइम मिलेगा तो हम 2 पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सोच लेना केमिस्ट्री ओवरऑल, फिर अपने मार्क्स भी जोड़ लेना। माइग्रेशन, इधर से उधर जाना। सो मतलब ठंड है तो गर्म, उनको ठंडा पसंद है तो ठंडी में चल जाते हैं, गर्म पसंद है तो गर्म में चले जाते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि घाना नेशनल पार्क इन भरतपुर, ड्यूरिंग विंटर मंथ में चल जाते हैं। शॉर्ट में बेसन में चेंज, मतलब उतने एरिया में चेंज हो जाते हैं। फिर आते सस्पेंडेड, माइग्रेट नहीं करते पर इनकी बॉडी ही अडेप्ट कर लेती है, जैसे कि हिबरनेशन करते हैं, विंटर स्लीप, विंटर में बच्चे पैदा करते हैं, जैसे एम्फीबियंस, रैप्टाइल्स, बैट्स, स्क्वेल, माइस, एस्टिवेशियन, जो समर समर को टॉलरेट करने के लिए स्लीप करते हैं, जैसे लंग फिश, लेडी बर्ड्स, बैटर, स्नेल, बग। डाइपॉस, स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं वो समर में। एंजिस्टमेंट, एंजिस्टमेंट होती है कि उनकी बॉडी ही कवर, उसको ना स्मॉल कवर कर लेते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में, मतलब उनकी बॉडी में ही एक लेयर डेवलप हो जाती है जो कि स्ट्रेसफुल, जो उनको पसंद नहीं है कंडीशन, उसमें ग्रो करने के लिए। एडेप्टेशन, याद रखिएगा, एडेप्टेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट के मुताबिक चीजों को एक्सेप्ट करना। वैसे चारों चैप्टर में से ना ये चैप्टर लेंथी है, बाकी चैप्टर इतने लेंथी नहीं है। ये कर, मतलब ये कर लिया तो बाकी तो ऐसे हैं जो जनरल चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है। सो देखो, एडेप्टेशन में बहुत डिटेल भी है पर थोड़ा थोड़ा याद रखना है। बर्गमैन्स रूल, इसमें बर्ड्स, जो बर्ड्स एंड मैमल्स कोल्ड रीजन में रहते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन। एलन रूल के मुताबिक इन्होंने बोला था कि ईयर में फर्क देखो, खुद ऑब्जर्व करना, जो लोग हैं, ह्यूमन की बात कर लो चाहे, जो ठंड में रहते हैं पूरे, उनका स्किन कलर, उनका टेक्सचर देखना, और जो गर्मी में रहते हैं उनका टेक्सचर देखना, और जो मॉडरेट में रहते हैं उनका वेरी करेगा। एनवायरनमेंट के मुताबिक वो अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला एलन रूल के मुताबिक टेल, स्नाउट, पिना ऑफ ए ईयर एंड लेग ऑफ ए मैमल आर रिलेटिवली शॉर्टर रहती है कोल्डर पार्ट का। जॉर्डन रूल के मुताबिक फिशेस फाउंड इन ए वाटर low temperature tend to have more vertebrate than warmer water. ग्लॉगर्स रूल की बात बताएं तो इसमें बताया है द मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ट्रॉपिकल रीजन आर मोर डार्कर, ठीक है, मतलब डार्कर कलर के होते हैं, ये तो हमें भी पता है। जो सर्दियों, जिनके एरिया में ठंड ठंड रहती है वो अच्छे गोरे चिट्टे होते हैं।
फिर आता है हमारा फिनोटिपिक, जैसे कि अब जो पहाड़ों पे रहते हैं और लैंड एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में रहने वालों की जो कैपेसिटी रहती है रेस्पिरेशन की वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है। देखो एक क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री का पता है किसी दिन समझाया था कि क्यों खाना जल्दी बनता है, क्यों लेट बनता है। तो वो कंसेप्ट था कि मैंने बोला तो सही था, बट वो एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी सी रॉन्ग दे दी थी। वो चीज मैं आपको कल पेपर करेंगे ना, उसमें समझाऊंगी। मुझे ऐसे ही याद आया कि हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। बट हमारे जैसे लोग चले जाएं जो थोड़ा प्लेन एरिया में रहते हैं, प्लेन भी नहीं है पूरा, बट थोड़ा सा रहते हैं, तो उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी एडेप्टिव नहीं होती। तो वो जो नॉर्मल सिकनेस होती है वो थी हाइपोक्सिया, जिसमें कि थकान हो सकती है, सिर दर्द हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, बायोकेमिकल अडेप्टेशन, बिहेवियर अप्रोच, इसके बारे में क्या ही पढ़ना ज्यादा। बाकी स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। फिर याद रखिएगा कि अगर कोई एड ऑन हो रहा है, ये चार्ट याद रखिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हमें चेक करनी है तो हम देखेंगे कितने लोग बर्थ कर रहे हैं और कितने उस एरिया में आ रहे हैं, इमिग्रेशन हो रही है। और चेक करेंगे मोर्टेलिटी कितने कितने मर रहे हैं या उस एरिया से। देखो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एरिया की। अगर माना 2 पता हुए, 2 आए, प्लस माइनस मरे भी 2 और नए भी आए 2, तो 4 - 4 0, तो यानी ग्रोथ रेट 0 है। अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू ज्यादा है तो यानी हम उस पर देखेंगे अच्छा बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, तो ऐसे हम चेकआउट करते हैं। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इसका कर्व आता है, बस इस कर्व में याद रखना एक्सपोनेंट फेज में ज्यादा ग्रोथ होती है। बस जे शेप का कर्व आता है, बस इसमें और कुछ पूछा नहीं जाता। अब आता है इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरस्पेसिफिक। इसकी मैं अभी पूछूंगी, एक एक वर्ड पूछूंगी, क्योंकि इसके ना हर तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो अभी मैं करवाऊंगी, करवाने के साथ साथ मैं इसके क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि यही चैप्टर इन सब में बड़ा है, बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं। बाकी एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो केमिस्ट्री में भी है, तो केमिस्ट्री में कल नहीं करवाऊंगी मैं, इसीलिए यहीं पे आप उस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कर पाए कल केमिस्ट्री के। क्वेश्चन पेपर से पता है क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कई बार हम उस क्वेश्चन की डिटेल डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें से भी पॉइंट आ जाते हैं और एंड के टाइम के वो डिस्कशन माइंड में रहती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। सो राइट, तो इंटर स्पेसिफिक मतलब एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ रिलेशन। कई बार अब देखो 2 लोग हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, वैसे ही है। ये 3 टाइप की आती है, पॉजिटिव जो दोनों फायदा दे रहे हैं, नेगेटिव जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, न्यूट्रल कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अच्छा मुझे बताओ, इन सब में से जो लाइकन वाला कंसेप्ट है, एल्गी एंड फंजाई जब साथ में रहते हैं, इनमें से किस में आता है वो? जैसे ये वाले में से, इन तीनों ऑप्शन में से जो रहते हैं साथ में वो किसके अंदर आता है? मैम वो मैंने करवा दिया है 2024 का नॉन मेडिकल का पेपर, जिस दिन हुआ था उससे अगले दिन मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। आपने क्लास नहीं लगाई होगी, बट मैंने वो पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, वो मैंने उससे अगले दिन ही कर दिया था, मैंने बोला था कि आज डिस्कस करना है, क्योंकि वो हो जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैंने उसी दिन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो वीडियो चाहिए होगी तो मैंने शायद डाली भी है, यूट्यूब पे भी अपलोड की है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। राइट, सिम्बायोसिस के अंदर आता है। तो चलो, पॉजिटिव इंट्रैक्शन 1 फायदे दे रही है, दूसरी भी, जिसमें कि फोटो कॉपरेशन आता है सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल के ऊपर टिक बर्ड रह रहा है, तो ये इसके जो इसके अंदर इंसेक्ट होते हैं उनको खा रहे हैं, इससे इसको फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, ये बीमार नहीं होगा वरना बीमार हो जाएगा। दूसरा, बर्ड राइनोसोर के ऊपर होते हैं, जो उसकी छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनको खा लेते हैं।
ठीक है, जिससे इसको भी फायदा है। म्यूचुअलिज्म दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, जैसे एल्गी एंड फंजाई। एल्गी फूड प्रोवाइड करवाती है एंड फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करवाती है। अच्छा मुझे बताओ, लाइकन जो होते हैं वो किस टाइप के पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं? नॉइस, एयर, वाटर। एयर। वहां पे वो ग्रो ही नहीं करते, खासकर सल्फर के रिलेटेड कंटामिनेंट से रिलेटेड। ठीक है। फंगस रूट ऑफ हायर प्लांट माइक्रोराइजा। इंट्रैक्शन जो रहती है वो प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट और बैक्टीरिया राइजोबियम। फिर आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म होता है कि जैसे कि पॉजिटिव इंट्रैक्शन होती है इन विच स्मॉलर मेंबर कॉल्ड कमेंस एंड बेनिफिट व्हाइल अ लार्जर मेंबर आर कॉल्ड होस्ट। जैसे कि इसके अंदर आगे एपीफाइट, स्पेस पैरासाइट से मनी प्लांट वगैरह है, ग्रो करते हैं बट इससे नुकसान थोड़ा ना पहुंचाते उनको। सिर्फ अगर उनको दीवार भी मिल जाए ना मनी प्लांट वगैरह को, तो वो उसमें भी ग्रो कर जाएंगे, बस उनको सहारा चाहिए होता है, बस उसे कुछ ले नहीं रहे। एपीजॉन्स, एयर दोज एनिमल विच ग्रो इन ए फिक्स्ड कमल्स ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल। फिर आता है स्कवेंजी, इन विच वन पार्टनर कॉल्ड स्कवेंजर। मतलब जैसे वल्चर वगैरह, जैसे मर मुर गया डेड डूड, उनको खाते हैं। इससे फायदा ही है एनवायरनमेंट को, उनका क्या नुकसान है? ठीक है। तो वल्चर इसके अंदर आ जाता है, क्रो इसके अंदर आता है, आंट इसके अंदर आ जाती है। अब आते हैं नेगेटिव, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर होता है जैसे लॉइन वगैरह है ना, हिरन वगैरह को खाते हैं। बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है, वो आ जाता है प्रीडेशन के अंडर। राइट। सो नाउ गैम्बुजा फिश है। अच्छा मुझे बताओ, गैम्बुजा फिश मॉस्किटो के लार्वों को खाती है, बट किस टाइप के मॉस्किटो के लार्वों को खाती है, जिससे कौन सी बीमारी होती है? ये बीमारी होती है उसके लार्वा को खाती है, ये बताना है आपको। राइट, मलेरिया। ठीक है। मलेरिया के पैरासा मतलब मलेरिया होगा, उसको मतलब ठीक करने में काम करते हैं। सो याद रखिएगा। अब ये आता है पैरासिटिज्म, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए रह रहे हैं, मतलब पार्शियल, मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इज ए फ्री लिविंग रहती है, पर कुछ टाइम के लिए रहते हैं, जैसे कि लोकोडियम लार्वा ऑफ यूनियो। परमानेंट होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि ये इसी के ऊपर रहेगा, इसी के साथ ग्रो करेगा, वो आ जाते हैं इसमें। जैसे कि इसमें आगे एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं, बग्स, फ्लीज, टिक एंड लाइस। एंडो जो किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं, टेनिया, एस्कैरिस, एंटामीबा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक्टो कौन से हैं, एंडो कौन से हैं? ठीक है। फिर अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, कहाँ गया, होलो पैरासाइट। मतलब किसी और की वजह से कसकटा, अमरबेल वगैरह। फैकल्टी पैरासाइट एसोसिएटेड विद द होस्ट while अदर फ्री लाइफ में रहते हैं, जैसे oyster, प्रॉन। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट और दोस पैरासाइट लाइफ होस्ट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होस्ट होगा, ऐसा नहीं कि इसी के अंदर भी ग्रो करेगा, नहीं मुझे तो यही चाहिए, वो करते हैं। हाइपर पैरासिटिज्म, फर्दर पैरासाइट, मतलब ये किसी की कोई पैरासाइट किसके अंदर रह रहा है, उसके अंदर जाके रहते हैं। बाकी कंपटीशन, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। एमेंसलिज्म, एक फायदा दे रहा है तो दूसरे का कोई रोल प्ले नहीं है, दूसरा बिल्कुल शांति से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रहो जैसे मर्जी रहना है। देखो क्वेश्चंस देखो, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। सेप्रोटिकल पैराफंगस, एरोडिव सॉइल, माइक्रो सॉइल से रिलेटेड, रेन गॉज। ये रेन गॉज, रेनफॉल, ये हमारे 7th 8th पता नहीं किसी चैप्टर में तो है, 7th 8th की क्लास में। रेनफॉल, क्रोकोडाइल वाला क्वेश्चन। वीएमएम क्या है? ये एक सिम्बायोटिक फंजाई है। फिर देखें ह्यूमस, हाइड्रोफाइल, लिस्ट पोरस सॉइल,
हिबरनेशन क्या होता है, इसे 10-20 क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा भी नहीं आया है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे इस कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आई थिंक आप कर ही लोगे आराम से। तो इसके साथ होता है हमारा ये चैप्टर फिनिश, राइट। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार ओवरव्यू सा। सबसे पहले फैक्टर क्या होते हैं, एडिपिक फैक्टर वगैरह वो याद रखने हैं। दूसरा आपको याद रखना है इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। बाकी जैसे होमोथर्मल, हिट, पोकियोथर्मल, वो तो और चैप्टर में भी इंक्लूडेड है। तो फिर आपको इसमें जो बिल्कुल अलग बनाता है इस चैप्टर को, वो आ जाता है इसके अंदर स्पेसिफिकली आपका इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। बाकी चीजों को आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बस इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ पाओगे, पढ़ोगे तो अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। नाउ गोइंग टू ए यूनिट 10 के लास्ट सेकेंड चैप्टर, इकोसिस्टम। देखो चारों चैप्टर है ना वो थोड़े थोड़े रिलेटेड है, इसमें भी वही बात की है, दूसरे में वही बात की है, तीसरे में वही बात की है, ऐसे तरीके से है। तो चैप्टर 14 इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो इकोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप जो रहता है ऑर्गेनिज्म का, वो आता है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये 4-5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने आपको बोला था। टर्म इकोसिस्टम लिख लो, टैस्ले ने दी थी। इकोलॉजी को डिफाइन किया था हैक्कल ने। इकोसिस्टम अलग है और इकोलॉजी अलग है। और अडम ने डिस्क्राइब किया था इकोसिस्टम के बारे में। इनके बड़े भूलते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम, इकोलॉजी बहुत सारे रिलेटेड रिलेटेड सी चीजें हैं और इनमें कंफ्यूज बड़ा होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में। बायोटिक मतलब लिविंग, ऑटोट्रॉपिक जो अपने भोजन के अपना भोजन खुद बनाते हैं, हिट्रोट्रॉपिक जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। पूरा जो चैप्टर है ये फूड से ही रिलेटेड है। कैसे है, अच्छा मुझे बताओ, वन ट्रॉपिकल लेवल से जब हम दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं तो कितने परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर होती है? बस यही है इसमें, 10%, ठीक है। 10% एनर्जी ही वन ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होती है। सो नाउ हिट्रोट्रॉपिक जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट आ गए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक एडिपिक फैक्टर। ये चीजें देखो अभी हमने डिस्कस किया, अब ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हिट्रोट्रॉपिक में थोड़ा डिटेल है, जैसे कि मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे छोटे जो दिखते नहीं है, मैक्रो थोड़े बड़े साइज के। तो सबसे पहले हम मैक्रो कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है, देखो प्रोड्यूसर की बात नहीं करी है, इनटेक की बात की गई है। तो पहले प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फॉक्स, फ्रॉग, सेंटीपीड। फिर आते हैं टर्शरी, वॉल्फ, फॉक्स। फिर आते हैं क्वाटरनरी, लोइन एंड टाइगर। तो ये जो एक सीक्वेंस फॉलो होता है, ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा। तो ये जो पूरा सीक्वेंस रहता है, इसे हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। तो बहुत बार सीक्वेंस से क्वेश्चन आया है, बताइए ये सीक्वेंस क्या होता है, क्या फॉलो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चीजें हैं, वो सारे पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, फूड चेन आ गया, याद रखिएगा, ग्रास हॉपर, बर्ड, फॉक्स, या आप प्राइमरी कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर पूछा है या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में भी प्राइमरी पूछा है, सेकेंडरी पूछा है, टर्शरी पूछा है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लांट ऑटोट्रॉप्स में आ गए, उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स में आ गए, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर हमने देख लिया। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। देखो एनर्जी हो चाहे मास हो कुछ भी हो,
10% एनर्जी ही वन लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ग्रॉस आ गया, और माइनस रेस्पिरेशन में जितनी यूज होती, बस इतना सा है, ज्यादा पूछा नहीं जाता इससे। बाकी बात करें डीकम्पोजिशन, चीजें बनी हैं तो वो खत्म भी तो होंगी, तो कैसे खत्म होगी? जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में। अभी देखना थोड़े टाइम बाद मैं जैसे कि हमारा चैप्टर मुझे लगता है जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, मतलब अभी ये चल पड़े, इसके बाद अगला तो छोटा सा है बहुत, उससे अगला थोड़ा है, बट वो भी हमारा टाइम पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगी, रैपिड फायर राउंड होगा, 20 से 25 क्वेश्चन पूछूंगी फटाफट, कि मिक्स चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद अपने आपको बायो को बंद कर देना है, केमिस्ट्री फिर कल तक पढ़नी है, पूरा छान मारो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। फिर उसके बाद कल की क्लास के बाद बायो केमिस्ट्री छोड़ देंगे, फिर बायो पढ़ते हैं। ऐसे करके आप चीजों को कवर कर सकते हो। लीचिंग, लीचिंग जब केमिकल ट्रीटमेंट होगी, कैटाबोलिज्म, चीजें टूट रही हैं। ह्यूमिफिकेशन, जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट होती है। मिनरलाइजेशन, ये मिल रही है। तो ये सब कुछ होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है एक बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, सारा कुछ बैलेंस में है, वो आ गया आपका होम्योस्टेसिस। और आपको पता है जैसे कि प्रोड्यूसर हैं, अच्छा, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन क्या आता है, पढ़ा था हमने? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ओशन में जो फूड चेन का साइकिल है उसमें प्रोड्यूसर कौन आते हैं, कौन उसमें खाना बनाने का काम करते हैं? राइट, डाई एटम्स। डाई एटम्स का अदर नेम क्या था? 3-4 पॉइंट से क्वेश्चन आता है। राइट, डाई एटम्स आ गया। अच्छा ये बताओ किस किंगडम में आता है, किस कैटेगरी में आता है, और इसके अदर नेम क्या है? राइट, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, क्राइसोफाइट्स के अंदर आता है। इसे हम गोल्डन एल्गी, डाई एटम्स और डेस्माइट के नाम से जानते हैं। रेड टाइड कॉज करता है, रेड टाइड डाइनोफ्लेजेला कॉज करता है। ये ना इसकी जो वॉल होती है वो सिलिका से बनी होती है, और सिलिका को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसे हम डाई एटमस अर्थ बोलते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन, मेन अगर पूछा जाए कहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा आप बोलोगे फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको फाइटोप्लैंक्टन वर्ड यूज करना है। राइट, सो फूड चेन, अब ये चीजें सब बाद में खत्म ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि फिर से नई चीज बन जाएगी, ये खत्म ही होने वाला है। तो ये आ जाएगा डीकम्पोजर, ये चीज खत्म हो रही है। तो प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और कभी बीच में भी खत्म हो सकती हैं चीजें, ये इसके अंदर आ गया। राइट, और जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई रोल प्ले करते हैं, इसका भी अपना रोल भी है, क्योंकि अगर चीजें खत्म नहीं होंगी तो चीजें नहीं बनेंगी कैसे, तो उसमें अपनी ही इंपॉर्टेंस है। राइट, अब देखो डिकम्पोजर के बारे में आपने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसे आपने ध्यान में रखना है। ये आ गया टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन जो खा रहे हैं, और डिट्रीवोरस फूड चेन जो चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो दो अलग अलग टाइप की फूड चेन चलती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ग्रेजिंग, ग्रासलैंड की, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, या तो आप इसको कॉमन सेंस से थ्रू भी करेक्ट कर सकते हैं। ग्रासेस हैं, इंसेक्ट खाते हैं, फ्रॉग खाते हैं, स्नेक बर्ड्स खा रहे हैं, प्रीडेटर्स खा रहे हैं। फिर ग्रास को रैट, माइस, स्नेक खा रहे हैं। ग्रास को रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ खा रहे हैं। फिर पॉन्ड का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन,
स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस एंड प्रीडेटर वर्ल्ड। फॉरेस्ट की बात करें और एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है आपकी फॉरेस्ट में, क्योंकि वहां पे मल्टीपल टाइप के अलग अलग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अच्छा, लंग्स ऑफ अर्थ किसे बोलते हैं? किन जंगल्स को लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं? याद है? अमेज़न को, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं। सो पॉन्ड का याद रखिएगा, फॉरेस्ट का याद रखिएगा, ट्री, फाइटोफेगस, लिजार्ड, लॉइन या डियर, टाइगर, याद रखिएगा। डिट्रीबोरस में आगे, अब ये डायरेक्टली मतलब खत्म करने वाले आते हैं। फूड चेन ये देख लीजिए, अलग अलग टाइप की होती है। अब देखो, अब जरूरी नहीं है एक ग्रास को एक यही खा रहे हैं या इसको यही खा रहा है, इसको चार पांच लोग चीजें भी खा सकती हैं। तो ये एक जाला जैसा बन जाता है। जाले को क्या बोलते हैं? वैप। तो जब सारे क्वेश्चन आता है, जब सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हम उसे किस में कंसीडर करते हैं? जब सभी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो उसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फूड वेब का। ठीक है, ये याद रखिए। और जब वन लाइन की बात की जाए तो फूड चेन आता है। अब आता है कि वन लेवल से दूसरे लेवल जा रहे हैं, ठीक है, एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। तो पिरामिड का कंसेप्ट आया था। तो यहाँ पे हमारे एक और साइंटिस्ट का नाम आता है। पिरामिड का कंसेप्ट किसने दिया था? तो पिरामिड का कंसेप्ट दिया था एल्टॉन ने। क्या देखिएगा? एल्टॉन। चौथा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है जिसे हम भूलते हैं। फिर पिरामिड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पॉन्ड का फाइटोप्लैंक्टन, देखो पहले ज्यादा अमाउंट, फिर छोटा छोटा छोटा। पैरासिटिक का ज्यादा बड़ा होता है, स्टार्टिंग का इन्वर्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा है, फिर लाइस, फिर बर्ड्स ऑफ ट्री। ठीक है, स्पिंडल शेप रहता है ट्री इकोसिस्टम का। फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। कितने जाएगी, जैसे कि माना इसमें एनर्जी मास है 1000, तो नेक्स्ट में उसका 10% ही जाएगा, 100 kg जाएगा, 100 से फिर 10, फिर 10 से 1 kg। ऐसे ये सीक्वेंस फॉलो होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, किसी में किसी सभी केसेस में ऐसा होगा, एनर्जी भी ऐसे होगी, मास भी ऐसा ही होगा। एब्सेंस ये करने की जरूरत नहीं है। बाकी सक्सेशन याद रखिएगा कि लाइफ जब स्टार्ट हुई थी तो कुछ नॉन लिविंग थिंग से स्टार्ट हुई थी, ये तो पता ही है हमें, ठीक है, कि लाइफ जब स्टार्ट हुई थी तो नॉन लिविंग थिंग से स्टार्ट हुई थी। तो ये कुछ वर्ड हैं, जैसे फर्स्ट कम्युनिटी, पायोनियर, फिर लास्ट स्टेबल कम्युनिटी, क्लाइमैक्स, एंटायर सीरीज ऑफ ए कम्युनिटी को हम सीरे के नाम से जानते हैं। पानी की अलग है, तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आए, फिर रूट सबमर्ज स्टेज आई, फिर फ्लोटिंग आए, फिर स्वैम्प स्टेज आई, फिर स्टेडी मेलोव स्टेज आई, वुडी आई, फॉरेस्ट फिर स्टेज आई। इस तरीके से स्टार्ट हुई। लिथोस्फीयर की पहले लाइकन्स आए, फिर फॉलिएज लाइकन्स आए, फिर मॉस स्टेज आई, फिर हब्स आए, फिर श्रब्स आए, फिर फॉरेस्ट स्टेज आई। ऐसे लाइफ स्टार्ट हुई है। इतना आसान नहीं है कि कोई भी चीज कभी से स्टार्ट होगी। पहले वो जाता अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर तो था, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहे थे, छोटे छोटे कीड़े बन पे, छोटे छोटे कीड़ों से फिर थोड़े थोड़े मॉडिफाई होते रहे जब टेम्परेचर प्रेशर चेंज हुआ। ऐसा करते करते मॉडिफाई करते करते बहुत सारी चीजें ग्रो करके, और ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें खत्म हैं, वो भी स्टिल अबंडेंट है। लिथोस्फियर, लैंड एरिया, आउटर क्रस्ट, जो कि 3 लेयर होती हैं, जो कि देखो मतलब मेंटल, मिडल, जैसे अर्थ है ना, अर्थ ऐसी बनी है, तो हम यहाँ थोड़ी ना रह रहे हैं। अर्थ के रीजन है, एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, हम इस बाहर वाले लेयर में रह रहे हैं, अंदर और मटेरियल है, अंदर डीप है, हम बाहर बाहर के स्फीयर पे रह रहे हैं। सो आउटर क्रस्ट सॉइल कंटेन, मिडल मेंटल 2900 किलोमीटर रहता है, सेंट्रल कोर 2500 तक रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
हाइड्रोस्फीयर वाटर का एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन वाले का कंसेप्ट हमने कितनी बार किया है। अब आता है कॉमन बायोजियोग्राफिकल साइकिल, pathway through which chemical element move from environment of organism back to the environment। ठीक है, जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो अगेन वापस में आ रही है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल आ गया, आपका ऑक्सीजन साइकिल, मतलब सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। अब इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम में 3 टाइप की सर्विस होती हैं। एक सपोर्टिंग सर्विस जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल, प्राइमरी प्रोडक्शन आ जाती है। एक प्रोविजन जो फूड सप्लाई का काम करती है। एक आती है रेगुलेटरी जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। क्या करती हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कल्चरल सर्विस की बात करें तो इसमें हेरिटेज वगैरह आ गया। 10% लॉ हमने कर लिया बस। थोड़े से क्वेश्चन आए हैं इसके, बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है आपका बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड। बायोडायवर्सिटी मतलब लिविंग की वैरायटी कहाँ पे है, क्या है, वो चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये साइंटिस्ट के नेम है, ये भी लिख लो। टर्म बायोडायवर्सिटी गिवन बाय WG रोजन। वैसे मैंने आपको पीडीएफ शेयर की है, उसमें मैंने सारे मतलब मेन मेन से सारी ही साइंटिस्ट के नेम उसमें हैं, तो आप वहां भी देख सकते हो। ठीक है, पर ऐसा होता है ना कि अपनी राइटिंग में दिखाओ। नोटबुक क्यों नोट्स बनाते हैं? चाहे टॉप चीजें लिखी हो, बुक में शॉर्ट में दिया हो, अपने नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि चीजें समझ आए। और ये चीज तो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि ऐसे बनाओ, ये चीज करो, और फिर भी नहीं की हो तो आपका नुकसान है। ठीक है, पढ़ना तो आपने ही है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जीन मतलब सिंगल स्पीसीज माइट शो ए हायर डाइवर्सिटी। एक स्पीसीज की भी अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, स्पीसीज वैरायटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी 3 टाइप में आती है। अल्फा, विद इन कम्युनिटी, बिटवीन कम्युनिटी एंड गामा रिप्लेसमेंट स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया की। बस ये याद रखना है, हॉटस्पॉट एरिया वो जहां पे सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के जो मिडल वाला हिस्सा आता है ना, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो है एरिया आता है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। बाकी एरिया में इतनी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती क्योंकि वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, चीजें चेंज हो रही हैं। अब ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तो बैलेंसिंग स्टेट मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर अब स्पीसीज है, बायोडायवर्सिटी के बारे में बात क्यों की गई? क्योंकि ना धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, लैंड एरिया कम हो रहा है, लोग उस मतलब फॉरेस्ट एरिया, तो लोग घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे पशु रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो रह आ रहे हैं उनके एरिया में, घरों के बीच में, तो बोलेंगे ये तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हम ही इंसान ही उनके एरिया में गए हैं। सो इस तरीके से चीजें खत्म भी हो रही हैं। तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए उनसे रिलेटेड चीजें जो डिस्कशन हो रही है वो आता है अब। जैसे कि जैसे खत्म हो रही हैं चीजें, तो इसे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर ने इसके बारे में बात की थी। रेड डेटा बुक्स में वो 3 चीजें बताते हैं, मतलब चीजें डिस्कस की हैं। एक आती है एंडेंजर स्पीसीज, those whose number have been reduced to critical level, क्रिटिकल लेवल तक जिनका नंबर रिड्यूस हो चुका है। तो इसी के उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, इनके बारे में डिस्कस करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर आता है क्रिटिकली, मतलब जैसे कि इसमें स्पीसीज के नेम है। फिर वनरेबल स्पीसीज हुज पॉपुलेशन स्टिल अबंडेंट, बट उसके घर खत्म हो चुके हैं, तो बेचारे कहाँ रहेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। रेयर, जो बहुत ही कम पाई जाती है, जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कंजर्वेशन अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है इन सिचु और एक होती है एक्स सिचु।
इन सिच्यू नेचुरल हैबिटेट में जब हम उसे स्टोर करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट को, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को स्टोर किया जाता है, सेंचुरीज, एक्सिच्यू जब हम आर्टिफिशियल तरीके से चीजें कर रहे हैं, मतलब कंजर्व कर रहे हैं, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, होम गार्डन, सीड बैंक, फिर जिन क्रायो प्रिजर्वेशन की जाती है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन होती है बहुत लो टेम्परेचर पे आप चीजों को स्टोर करते हैं। तो कितना लो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं ताकि वो लॉन्ग रन चल सके, बताएंगे जरा कितना लो टेम्परेचर हम करते हैं जिसमें चीजें अच्छे से ग्रो कर सके। राइट, -196 क्रायो प्रिजर्वेशन। नाउ अब आता है कुछ जैसे कि अब बचाना है चीजों को लेके, तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है जो इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे, क्योंकि सारा क्या है, क्यों जरूरी है सारी चीजें, क्योंकि ये इकोसिस्टम को बना के रखती है। अगर ये गड़बड़ा गया तो चीजें कोई भी नहीं रहेगा। वर्ल्ड वाइड फंड एस्टेब्लिश हुआ। वर्ल्ड वाइड फंड का जो सिंबल है वो आता है रेड पांडा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ ए नेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज 1975 में। फिर इंडियन बोर्ड ऑफ वर्ल्ड, देखो इनको आप खुद पढ़िएगा क्योंकि ऐसे मैं पढ़ के बोलूंगी तो आपको भूल जाएंगे। बाकी प्रोटेक्शन एरिया, नेशनल पार्क, बताओ गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, दो चार क्वेश्चन पूछ लूं इससे, क्योंकि ये तो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस किया था। राइट, गुजरात, गिर फॉर जी फॉर गुजरात, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, हेली नेशनल पार्क कहाँ पे है? हेली नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में बना था, उत्तराखंड। कहाँ पे है? राइट आंसर इज उत्तराखंड। और इसे हम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट, ठीक है। फिर मुझे बताएंगे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? सबसे बड़ा नेशनल पार्क, राइट, हैमिश नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में। अब मुझे बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वहां पे क्या पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनासोर के लिए, ठीक है, जो कि है आपका असम में। कहाँ पे है? असम में, याद रखिएगा। ये कुछ है हैमिश, जैसे कि जम्मू कश्मीर, डेजर्ट, डेजर्ट तो राजस्थान, गंगोत्री उत्तराखंड, नामदफा ये भी पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश। फिर जिम कॉर्बेट, बस ये कुछ चीजें याद रखिएगा। कितने एरिया में है क्या है वो तो नहीं याद रखना, बस मेन चीज याद रखना। सेंचुरीज मेन पूछी जाती है आपसे, पेरियार केरल में है, चिल्का लेक और मानस, तीन याद रखनी है, ठीक है। ये तो जी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो गया फिनिश, नो, ये जी के पर्पज से भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीजें हैं, क्वेश्चन बस यही हैं थोड़े से। बाकी आता है अब हमारे पास लास्ट चैप्टर, ठीक है। लास्ट चैप्टर आता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जो एज इट इज सेम केमिस्ट्री में भी है। आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री में मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगी, इसीलिए आपका कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सेशन करेंगे, डिस्कशन सेशन करेंगे, जिससे कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी। तो आपकी केमिस्ट्री के पर्पज से कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी।
तो एनवायरमेंट इश्यू की बात करें, अब ये भी बात करने की है। एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ध्यान से कुछ चीजें पूछूंगी मैं, आंसर कीजिएगा। स्मोक किसका मिक्सचर है? स्मोक किसका मिक्सचर है? सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड। राइट, सॉलिड इन गैस। बॉन्ड की फुल फॉर्म बताओगे? बॉन्ड की फुल फॉर्म? राइट। अच्छा मुझे बताओ एक और क्वेश्चन, बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी या सीओडी की? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? राइट, सीओडी की होगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताएंगे कि ओजोन लेयर किस रीजन में होती है अर्थ के? ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होगा। राइट, स्ट्रेटोस्फियर। और ना बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, और वो बहुत लोग मतलब उसमें गलत हो ही जाता है। याद रखिएगा, एक उसमें ऑप्शन आता है वाटर वेपर, हम सोचते हैं वाटर वेपर थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगा, पर याद रखिएगा वाटर वेपर के बिना तो वो होगा ही नहीं पॉसिबल। तो मेन आपका वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है राइट, फिर मीथेन, और भी बहुत सारी गैसेस आ रही हैं। सो चलिए, अच्छा एक और, चलो डिजीजेस के बारे में बाद में करते हैं, ठीक है। हाँ, CFCS, हाँ सबसे मेन गैस CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक बायो जो खत्म हो जाते हैं, चलो उसका तो चलो खत्म हो जाने हैं, कोई बात नहीं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो खत्म नहीं होते। हाँ, फिर बात करें हम आगे, पॉल्यूटेंट भी जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली आ रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के कंपाउंड, सल्फर के जो डायरेक्ट आ रहे हैं। कई बार इनके कॉम्बिनेशन से, प्राइमरी के कॉम्बिनेशन से सेकेंडरी बन जाते हैं जो कि काफी डेंजरस रहते हैं, जैसे कि पैन, पेरोक्सीस्टाइल नाइट्राइल, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया। एरोसोल याद रखिएगा, एरोसोल आ जाता है, मतलब सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस के मिक्सचर को हम एरोसोल का नाम देते हैं। इसमें CFCS मेन गैस आती है, ठीक याद रखिएगा। फिर आते हैं, फिर आती है स्मोक। स्मोक मिक्सचर होता है किस किसका? फॉग प्लस स्मोक। ये ज्यादा पॉल्यूटेंट होता है। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या हुआ था कि ब्राउन सा पूरा एरिया दिखने लग गया था, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो ये आता है फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। सो एसिड रेन, रेन में एसिड आ जाए, एसिड रेन। ताजमहल सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मार्बल कैंसर, क्योंकि पीएच कम होता है। पीएच कम होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल बना होता है, उसको खत्म कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। फिर आता है स्मोक। स्मोक की वजह से दो बड़े नुकसान, मतलब लंदन स्मोक, एक फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक अभी हमने किया, ब्राउन सी लेयर देखी गई थी एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, तो ये देखी थी लॉस एंजलिस में। फिर लंदन स्मोक की बात करें, जिसमें हम सल्फरस स्मोक बोलते हैं, कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्फर ऑक्साइड। जाते हैं हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, मीथेन मेन कंस्टिट्यूएंट। फिर बात करें अब, जैसे कि इफेक्ट, हाइड्रोकार्बन है जो आई इरिटेशन, कफिंग, स्नीजिंग कॉज करता है। बेंजीन, मीथेन, कार, अच्छा मैंने बोला था, अभी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह हमारी बॉडी में अकोमुलेट हो जाए तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं?
राइट, हाइपोक्सिया। अच्छा, एक और चीज, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं लोग, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन का एरिया कम हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का एरिया, तो वो कौन सी बीमारी है जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, एम्फीसोना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आ गया। बस, अब आपको जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता लग गया कि एनवायरनमेंट में ग्रीन है हमारी अर्थ। अर्थ में हर चीज के एटमॉस मतलब रेंज है, गैसेस की, अब उनका बढ़ जाना डेंजरस हो सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आ गई जो जरूरी है, जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, NO, NO2, और इनका बढ़ जाना उसकी वजह से एक्स्ट्रा बढ़ा जा रहा है, तो क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा ग्लोब गर्म कर रहा है, जिसकी वजह से वेरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसके पीछे काफी प्रोटोकॉल चलाए गए। ये जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। जीके में भी अब देखोगे तो जीके पर्पस से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये आता है, इसके अंदर ये है वो है, तो उस पर्पस से भी ये इंपॉर्टेंट। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्शन के लिए था। ओजोन होल देखा गया था ना, और माना आने लगी डायरेक्ट, मतलब बाद में ना इन फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है, जिस तरीके से हम चीजों को यूज कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं, उस तरीके से आने वाले टाइम में पता नहीं कैसी लाइफ होगी। तो हमें सोचना चाहिए कि आगे माना हम ज्यादा जी लिए तो फिर कैसे रहेंगे, तो खुद खराब नहीं करनी चाहिए हमें चीजें। फिर आता है अर्थ समिट, रियो डी जैनरियो में ब्राजील में हुआ था, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से रिलेटेड था। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में हुआ था 1997 में, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। कोपेनहेगन में क्लाइमेट समिट हुआ था, COP9। फिर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सो इसके लिए हम पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे व्हीकल यूज करें जिनसे पॉल्यूशन कम होता हो। ठीक है, प्लांटेशन करें, सबसे मेन मेथड तो वही है। फिर CNG का मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन, क्लीनर फ्यूल बोला जाता है। LPG, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और LPG की स्मेल नहीं होती, बट स्मेल के लिए हम इसमें कुछ और एड ऑन करते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन, राइट। नाउ अब आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन बायोलॉजिकल मेथड से हम उसे क्लीन करेंगे, बैक्टीरिया वायरस, केमिकल ट्रीटमेंट देंगे, फिजिकल मेथड से क्लीन करेंगे। बाकी दो कंसेप्ट आपको इतनी बार करवा चुकी हूँ, बॉन्ड एंड COD। बॉन्ड, पानी में गंध है, गंध की वजह से वहां पे माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड अलग है, तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ना 5 दिन की देखी जाती है। अगर लेस देन वैल्यू 1 रहती है तो यानी पानी पीने लायक है, और अगर इससे ज्यादा होती है तो वो पानी पीने लायक नहीं होता। तो ये याद रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कि जो लिविंग प्राणी है उनकी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा ही BOD से ज्यादा होगी। ये चीज आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम। अब कुछ डिजीजेस हैं, अभी पढ़ लीजिएगा, अभी क्वेश्चन पूछूंगी। मरकरी से ब्लैक फुट डिजीज होती है, ठीक है। मरकरी मतलब वाटर में अगर मरकरी हम इनटेक करते हैं या आर्सेनिक होता है, तो उससे वजह से ब्लैक फुट डिजीज होती है। देखना चाहेंगे, ये है, देखो कैसे ही मतलब कितनी दिक्कत हो रही होगी। फिर आता है हमारा कैडमियम। कैडमियम से होती है इटाई इटाई डिजीज, जैसे कि पॉस्चर, उबड़ पड़ जाना, ये सारे होते हैं। फिर 3-4 है, एक दो बार रिपीट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बात आती है फ्लोराइड के एक्सेसिव से,
नॉक नी डिजीज होती है। सो ठीक है। अच्छा, एक और रह गया मिनीमेटा डिजीज। मिनीमेटा होती है मरकरी की वजह से। ठीक है। जैसे कि अगर ब्लैक फुट बोले तो आर्सेनिक मेन आता है, और मिनीमेटा आ जाती है मरकरी। इसमें जैसे हाथ वगैरह मतलब बोन स्ट्रांग नहीं रहती, बोन में वीकनेस आ जाती है, वो चीजें रहती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी लेड पॉइजनिंग से सिम्टम लाइक हाइपर एक्टिविटी, डिसेबिलिटी हो जाएगी लर्निंग की, एनीमिया हो सकता है। फिर बस ये याद रखिएगा। बायोमैग्निफिकेशन होता है कि जब हम केमिकल का, हम सोचते हैं पानी मतलब है, फेंक देते हैं केमिकल्स, तो उससे क्या होगा? वो जब केमिकल्स एक लेवल से दूसरे लेवल जाते हैं तो उनकी मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। मतलब केमिकल वो बड़ा मतलब और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। याद रखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ही इसकी इंपॉर्टेंट है। बाकी आता है सॉइल पॉल्यूशन। नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन जिसमें कि सॉइल खत्म हो रही है, एक पॉजिटिव उसमें चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। कैसे हम सेव कर सकते हैं? सेग्रीगेशन कर सकते हैं, डंपिंग कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, इंसराइजेशन, इंसराइजेशन होता है, एरोबिक बर्निंग कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंस में पायरोलाइसिस डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर अब आता है हमारा नॉइस। अच्छा बताओ, कितने डीबी तक हम साउंड नॉर्मली सुन सकते हैं? कितना है तो ठीक है, ओके है। इससे ज्यादा डेंजरस होगा तो हम नहीं सुन सकते। 80 डीबी। और कितनी रेंज तक हम साउंड सुन सकते हैं? कितने हर्ट्ज तक? कितने हर्ट्ज तक हम साउंड सुन सकते हैं? ठीक है, राइट। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। कई बार ना 20,000 ना करके 20K लिखा होता है। के का मतलब होता है 1000। तो कई बार हम ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में क्वेश्चन कर देते हैं। और याद रखिएगा, टाइम लेके करिएगा क्वेश्चंस को। एक बार जरूर मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा जरूर पढ़िएगा। छोटा क्वेश्चन है तो ठीक है, हो गया। बट जो लेंथी क्वेश्चन है तो उसको 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम फटाफट में चीजें गलत करके आ जाते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। नॉइज पॉल्यूशन कर लिया। अब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड अलग अलग कंट्रीब्यूशन थी। जैसे बिश्नोई कम्युनिटी, वहां पे थी लेडी अमृता देवी। राजस्थान में क्या हो रहा था कि लोग थे, उन्होंने मतलब राजा थे, उन्होंने अपना महल बनवाना था, तो वो जंगल को काट रहे थे। तो वहां की लेडी ने बोला कि जंगल को क्यों काट रहे हैं, बंजर जमीन है, अगर घर ही बनाना है तो वहां बना लो, क्या दिक्कत है, महल ही बनाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो हरे भरे एरिया में ही अपना घर बनाना है। तो वो उन्होंने बोला कि ऐसे तो ट्री खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्री को उगने में कई साल लग जाते हैं, और एकदम में काट दोगे तो क्या होगा। तो बिश्नोई देवी थे, उन्होंने प्लांट्स को कट नहीं करने दिया, और इस वजह से उनकी डेथ भी हुई थी। पर उसके बाद सरकार ने वहां पे बोल दिया कि नहीं बनेगा, क्योंकि जब वो उनकी डेथ हुई तो और लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया, और इसी के बेसिस पे प्राइज भी दिया जाता है जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनको। ठीक है, फिर याद रखिएगा। फिर वन महोत्सव, ये भी पूछा जाता है, वन महोत्सव किसने स्टार्ट किया था? तो वन महोत्सव के मुंशी ने स्टार्ट किया था। हर क्योंकि इसमें फोकस थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। चिपको मूवमेंट, पेड़ों के साथ हक कर लिया था, चिपक गए थे कि नहीं तोड़ने देना है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चमोली कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये स्टार्ट करवाया था श्री सुंदरलाल बेगोनिया ने, ये याद रखिएगा। फिर आता है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली आती है केरला में। तो केरला में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था कि हाइड्रो की पानी की व्यवस्था के लिए।
बट लोगों ने बोला नहीं, इतने ज्यादा एरिया को हम खत्म नहीं कर सकते, आप इसका कोई और अल्टरनेटिव निकालिए। तो फिर बात हुई, फिर अल्टरनेट नहीं, मतलब वो सोचते नहीं ऐसे ही करना है हमने, तो इतने सारे लोगों का घर वगैरह चल जाना था, तो उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ वो है साइलेंट करने। फिर आता है एग्रो फॉरेस्ट्री, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्री, एफॉरेस्टेशन। और एग्रो फॉरेस्ट्री होता है पे मतलब जैसे खेत है, कोई भी जगह है, वहां पे खेतों में साइड साइड में पेड़ लगाना, इससे क्या हो जाता है, नर्चरिंग हो जाती है, मतलब पेड़ भी लग गए और आपकी फसल का एरिया भी खराब नहीं हुआ। ठीक है, ये कुछ एक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस दिन हुई थी, किस तारीख को हुई थी, और उसका केमिकल कौन सा है? क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है, बायो में भी क्वेश्चन आता है। 2 दिसंबर रात को और 3 दिसंबर सुबह को, 1984 में। केमिकल नेम, पर ना केमिस्ट्री में पता नहीं, दो साल पहले फॉर्मूला पूछा था इसका, तो याद रखिएगा, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आए, एक बार पढ़ लिया आपको हो गया। अप्रोक्स 36 क्वेश्चन, 2 बार। देखो बिश्नोई, अमृता बिश्नोई किसने, केजरी ट्री के लिए, ठीक है। तो कहाँ की थी, राजस्थान की। चलिए, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम 5, 10, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि स्पीड अप, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो मुझे बताएंगे नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मिक्स क्वेश्चन पूछूंगी। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, लिख भी देती हूँ, राइट, अर्थवॉर्म। सभी ने रिप्लाई करना है, ठीक है। सो अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे, फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन से हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू, एडिपोज, राइट, ठीक है। फ्लूइड मीडियम ऑफ ए ब्लड, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड किसे बोलते हैं, प्लाज्मा, मिडल मैन भी बोलते हैं। अच्छा, ब्लड में कौन सी प्रोटीन, मतलब कौन सी प्रोटीन होती है जो ब्लड के मतलब बॉडी के अंदर क्लॉट बनाने से बचाती है, एंटीकोगुलेंट। क्या आ जाता है, एंटीकोगुलेंट, जो अंदर ये प्रोथ्रोम्बिन और मतलब ये तो बाहर रोल प्ले करती है, राइट, हैपरीन, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि, क्या बताओगे आप, मुझे बताओगे सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है, राइट, 120 डिग्री सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बताएंगे एक्रोजोम, जो स्पर्म है वो उसके किसके हिस्से में होता है, हेड, नेक, मिडल या टेल में, एक्रोजोम, हेड, ठीक है। सभी ने आंसर करना है। मैम कर दी है वीडियो अपलोड, मैंने ग्रुप में नहीं शेयर की होगी, बट मैंने कर दी थी। मैं सबसे पहले, आपको शो नहीं हुई क्या, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, ग्रुप में नहीं थी पर यूट्यूब पे अपलोड किया ना। ओके सॉरी, अब ग्रुप में वेट करते हैं,
सॉरी, ग्रुप में तो मैंने नहीं अपलोड की थी। ठीक है, वो चलो देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, कल देखो, कल आपका ओवरऑल केमिस्ट्री, आप बस ये देख लेना, आपको ओवरऑल केमिस्ट्री आपको अच्छे से ध्यान में पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि कल आपका लास्ट दिन रहेगा जिसमें हम केमिस्ट्री, कहाँ है, मैंने लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, आप देख लेना उसे। ठीक है, राइट। तो वहां से आप देख सकते हो, पहली मैराथन भी अपलोडेड है एंड सेकेंड मैराथन भी अपलोड है केमिस्ट्री की, और थर्ड होगी कल। यानी 4 to 5 आवर में आपका पूरा का पूरा सिलेबस वहां पे कवर हो गया है। सो राइट नाउ, कल पूरा केमिस्ट्री पढ़ के आइएगा सभी, आपका एक ओवरऑल रिवीजन रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनका खुद का डीएनए होता है? दो ऑर्गेनेल्स रहती हैं जिनका खुद का डीएनए होता है, किस किस ऑर्गेनेल का? राइट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो चलो, फेशियल बोन कितनी होती है? 14। टोटल स्कल बोन, सभी ने रिप्लाई करना है, मतलब सब, अगर कोई रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो उन्होंने भी यही चीज करनी है कि कंसेप्ट को करने की कोशिश करनी है। 29। ठीक है, सो मुझे बताना है बाजुओं में, जैसे कि बाजू को बीच वाले पोर्शन है ना, कोहनी से ऊपर नीचे कर पाती हूँ, तो कौन सा ज्वाइंट होता है? राइट, हिंज ज्वाइंट। कलर पार्ट ऑफ ए आई, कलर पार्ट ऑफ ए आई, आइरिस, राइट। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, स्टेप्स। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ब्रेन, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ब्लोंगेटा। राइट, सेरिब्रम। ठीक है, अच्छा मुझे बताएंगे, अच्छा चलो, मैंने क्वेश्चन आंसर भी हो गया। मैंने पूछा था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट आता है जो कि हमारे वॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है? सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है? हाँ, 80% हिस्सा ये रहता है, पर इस 80% हिस्से में ना पोर्शन बटे हैं कि ये इस चीज को कंट्रोल करेगा, ये इस चीज को कंट्रोल करेगा, ये इस चीज को कंट्रोल करेगा, वो चीज रहती है। हाँ, इमोशन, लैंग्वेज, हमारे वॉलेंटरी एक्शन सारे। सेरिबेलम क्या करता है, ये पूछा मैंने। पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाने में काम करता है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना रहता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट? राइट, 1। ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है। सो याद रखिएगा। अच्छा, C3 का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? C3 प्लांट है, उनका फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है?
फर्स्ट एक्सेप्टर आता है आपका, क्या जाता है, रुबिस्को। प्रोडक्ट आ गया पीपीए। पीपीए पीजीए आता है या पीपीए पीईपी आता है? फॉस्फोइनोल पायरवेट या पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? पीईपी तो हमारे C4 का आता है, राइट? हाँ, ठीक है। सो ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम एड ऑन करते हैं। आप सोइएगा मन, मतलब ये मत सोचिए कि सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा, अब आपको पढ़ना है कल केमिस्ट्री तक। केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी हमने थोड़े कम किए, पर कल केमिस्ट्री का पेपर भी डिस्कस करेंगे और उस पेपर के हर एक क्वेश्चन को डीपली स्टडी करेंगे। उसके बारे में क्या है, उससे रिलेटेड क्या है, वो सारी। हाँ, टेलीग्राम मैंने शेयर कर दिया है। आप जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना है वहां पे मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप अभी चेक कर लेना। क्लास कट करेंगे तो आपको वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन है, पढ़ लीजिए जितना पढ़ सकते हैं और कंसेप्ट को अच्छे से कीजिएगा केमिस्ट्री कल के लिए। बाकी मत सोचना क्या छूट गया क्या रह गया। शॉर्ट नोट्स को 50 बार देख, मतलब जितनी बार देख सकते हो उतना देखो, रिपीट करते रहो चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के साथ हम कल उसको फिनिश करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। कल की क्लास लंबी भी हो सकती है, तो वो ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।